चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखिए पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किए हुए थे। किस टाइप का वो क्वेश्चन था? संख्या का योग और अंतर दिया गया हो तो आपको ये बताना था कि संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है ना। इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने देखा था, है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में, इससे पिछले वाले वीडियो में जा करके वो एक बार गो थ्रो कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं उसी टाइप का एक छोटा सा ट्रिक हम लोगों ने पहले भी किया था, वही ट्रिक हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहली बार किया था कि 5 लगातार या 3 लगातार या क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग दिया रहता था, हम लोग क्या करते थे, मध्यमान विधि निकालते थे, भाग दे देते थे, जिससे मुझे औसत निकल जाता था। औसत बीच की संख्या होती थी, है ना। उससे पहले उससे आगे चल करके देखते थे उससे आगे कौन कौन सी सम संख्या है या विषम संख्या है या कौन सी संख्या है ना, क्रमागत संख्या हम देख लेते थे। आज उसी प्रश्न में जो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रश्न दिया है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, प्रश्न नोट करिएगा। आपको दिया गया है दो संख्याओं का, देखिएगा यहां पे दो संख्याओं का योग 8 है, हाँ, तथा इधर देखिए, लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए फिर बात, अंतर 4 है। तो बड़ी संख्या, बड़ी एवं छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास दो नंबर्स का सम है और दो नंबर्स का डिफरेंट है, मतलब उन्हीं नंबर्स का सम और डिफरेंस दोनों दे रखा है। आपसे बोल रहा है कि आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालिए। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप चाहे तो समीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं, है ना। आप लोग स्कूल में कैसे पढ़ते हो, चलो मैं एक मेथड बताता हूं, मेथड नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेथड नंबर 1, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक बड़ी संख्या, माना है ना, बड़ी संख्या क्या है, x मान लेता हूं। देखो पहले मैनुअल बता देता हूं ताकि अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आता तो आप मैनुअल कर लो, परंपरागत विधि जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या में मान लेता हूं क्या है मेरे पास, y है। तो आपसे क्या कह रहा है, पहला समीकरण बन रहा है कि दो संख्या का योग, मतलब संख्या x और प्लस y का योग कितना है, 8, और उनका अंतर क्या है, x माइनस वाई का अंतर कितना है, 4, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं समीकरण को। अच्छा चलिए, इनको चाहे आप जोड़िए और चाहे घटाइए, एक का मान निकल जाएगा। अगर हम मान लीजिए घटाते हैं तो x प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो x प्लस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा, और ये माइनस है, यानी कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस, ठीक है। दो ऋणात्मक चीजें मिलेंगी तो धनात्मक बन जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक मिलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी y ये भी i, तो y कितना हो गया, 2y, और इसमें से घट जाएगा तो 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। तो एक समीकरण से आपको ये निकल गया कि y का मान कितना हो गया, 2। अब चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे एक में रख लो चाहे दो में रखो। अगर हम y का मान समीकरण एक में रखते हैं, है ना, समझ रहे हो, तो क्या होगा, x प्लस वाई कितना है, 2, और समीकरण 4 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 6। तो बड़ी संख्या मुझे क्या मिल गई, 6, और छोटी संख्या क्या मिल गई, 2, y का मान 2। ये बात समझ में आ गया।
तो ये था हमारा पुराना मेथड। हम लोगों ने इसके लिए एक सूत्र भी देखा, फॉर्मूला क्या देखा, अगर योग और अंतर पे आधारित प्रश्न हो तो मेथड नंबर 2 देखा क्या, कि आपके पास योग प्लस अंतर बटे 2 कर दीजिए। और क्या था, ये इससे क्या निकलेगा, इससे बड़ी संख्या निकल जाएगा। और दूसरा निकला छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना था, बस यही आपको क्या करना था, योग माइनस अंतर कर देना था और बटे 2 कर देना था। तो आप यहां देखेंगे तो 8 और प्लस 4 मेरे पास था, तो 8 4 12, मतलब 12 बटे 2 6 आ गया, और 8 में से 4 घट गया बटे 2, 4 बटे 2 कितना आ गया 2। अभी भी वही सवाल आ रहा है, ठीक है। अब एक तीसरा मेथड है जो आसान है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, पर है सबसे आसान, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बताएं, चलिए मेथड नंबर 3 नोट कर लीजिएगा, मतलब आप जा करके घर पे एक बार इसको देखिएगा और जो भी मेथड मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम एक आपको ट्रिक्स बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, हम पहले भी इस ट्रिक को देख चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव है, ठीक है। चलिए, देखिए हम लोगों के पास क्या है, योग है और अंतर है, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले एक m निकालेंगे, बीच की वैल्यू, और बीच की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, योग बटे 2 कर देते थे। जो भी योग दिया है मेरे पास ये मिड आएगा, तो कितना आएगा, योग कितना था मेरे पास उस प्रश्न में, दो संख्याओं का योग कितना है 8, 8 बटे 2 4 आ गया, ठीक है। तो ये किसका मध्यमान है, संख्या का मध्यमान है, क्या है, संख्याओं का मध्यमान, यानी कि यम को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमान, ठीक। अब अंतर का भी मध्यमान होना चाहिए, तभी तो आप उसमें जोड़ के घटा के कर पाओगे। तो संख्या का और एक बार आपको निकालना पड़ेगा अंतर का, दोनों का मध्यमान निकालना पड़ेगा, अंतर का मध्यमान। तो अंतर का मध्यमान, अंतर कितना है 4, 4 बटे 2 आ गया। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए ये अंतर को इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, घटाना पड़ेगा, ठीक है, अंतर को। तो कितना था 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। तो आया कि नहीं आंसर, कर लेंगे, आसान है, कुछ करना नहीं है। योग में बटे 2 कर लीजिए, आ गया, संख्या आ गई, उसके बाद संख्या का मध्यमान निकल गया, अंतर का मध्यमान है, अब उसमें से अंतर को जोड़ना है, अंतर का मध्यमान संख्या के मध्यमान में जोड़ दीजिए और संख्या के मध्यमान में से घटा दीजिए, तो आपको छोटी और बड़ी संख्या मिल जाएगी। चलिए कर लेंगे ना। एक सवाल आप लोग करके मुझे बताइए, थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, इसके बाद ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है, आगे चल के फिर देख लेंगे। सवाल देखिएगा, नोट करिएगा, दो संख्याओं, अच्छे से देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, योग नहीं दिया है, केवल अंतर दिया है। यदि बड़ी संख्या 23 है हो तो छोटी संख्या बताएं। ठीक है, ये हम लोग कल भी देखे थे, है ना। अंतर दिया था तो 23 में से 5 घटा दिए थे तो मेरा अंतर आ गया था, लेकिन कुछ चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे, हम लोगों ने अभी ट्रिक देखा कि अंतर का मध्यमान कैसे निकलेगा, तो अंतर का मध्यमान निकाल लेंगे, सब लोग निकाल लेंगे कि नहीं, करना क्या है, बटे 2 कर देना, कितना आया 2.5, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या मेरे पास पहले से मौजूद है
है ना। अगर मैं ऐसे लाइन खींच लूं तो बड़ी संख्या मेरे पास n मौजूद है, ठीक है। कितना मौजूद है मेरे पास, संख्या कौन सी है, 23, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, ढाई का क्या करोगे, बड़ी संख्या, जैसे अभी देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा पर आप समझ जाओगे इस बात को। ये दो हमने जोड़ करके बड़ी संख्या निकाली थी, है ना। अब आप सोचो कि कितना जोड़ा होगा, 23 आया होगा, मतलब उससे पहले कुछ ऐसी संख्या होगी जिसमें ढाई जोड़ा होगा तो 23 मिला होगा, कितना रहा होगा। जैसे इसमें दो जोड़ने पे मुझे 6 मिल रहा है, तो ये दो इसमें से घटा होगा ना, समझ रहे हो ना, घटा होगा तभी तो मेरे पास ये वाला योग का मध्यमान मिला होगा। हाँ, तो इसमें से आप क्या करोगे, 2.5 घटाओगे तो कितना मिलेगा मुझे, 20.5, है ना। 21.5 कैसे मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये हमारा मिडिल मैन है, क्या है, m, समझ रहे हो। ये देखो ये m ही तो था इस वाले प्रश्न में, देखो ये जो संख्या का अंतर था 4 और अंतर का मध्यमान था 2, संख्या का मध्यमान 4 + 2 जोड़ करके संख्या मिली थी, बड़ी संख्या मिली थी। अगर इस मध्यमान को, अंतर के मध्यमान को इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास जो यम होगा तो यही तो यम था। तो जो ये मैं घटाया हूं, ये मेरे पास किसका मध्यमान मिला है, संख्या का मध्यमान मिला है, किसका, संख्याओं का मध्यमान मिला है। अब संख्या के इर्द गिर्द होगा, यानी कि अगर ये बड़ी संख्या 23 है तो इस यम में से 2.5 और घटाओगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि इस संख्या से पहली बड़ी संख्या ये हो गई और इससे छोटी यहां पे होगी, और इसका जो अंतर यहाँ पे 2.5 का था वही अंतर यहाँ पे 2.5 का होगा। तो अब मेरे पास 20.5 में से कितना घटा देंगे, 2.5 और घटा देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 18। यही आंसर है, और यही तरीका हमको करना भी है, क्योंकि जैसे ही हम अगर मैनुअल करने लगेंगे, कभी कभी प्रश्न ऐसा आएगा कि आप मैनुअल करते वक्त गलती कर दोगे। यहां लॉजिक समझ में आया। बात क्या था कि आपके पास केवल अंतर था। अब ऐसे प्रश्न आ सकता है केवल योग दे दिया हो और आपसे बड़ी संख्या दे दी हो तो आपसे पूछ ले छोटी संख्या क्या, तब भी यही नियम करना पड़ेगा। आपको अपना मध्यमान निकालना ही पड़ेगा। मध्यमान दिया है तो बहुत आसान है निकालना, बड़ी संख्या निकाले तो उससे छोटी संख्या निकाल लेंगे आराम से। क्लियर। तो यहां अंतर दिया था, आप छोटी संख्या अंतर का देख लिया, संख्या का मध्यमान निकाल लिया, बड़ी संख्या दिया था तभी तो घटा के हम निकाल पाए अंतर का मध्यमान। अंतर का मध्यमान निकाला तो 2.5 इधर चल लिया, 2.5 इधर चल लिया, आराम से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। और नहीं तो सवाल करने बैठोगे, अगर ये छोटा ट्रिक लगाने में अगर आपको समय लगता है, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये इसकी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आपको समय नहीं लगेगा, इसके बदले 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। और इसी को करने में बैठे तो आप समीकरण से करेंगे ना, एग्जाम में आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा और आप सवाल कितना कर पाओगे, 10 ठीक। 100 सवाल में से 10 ही कर पाएंगे, और इसको अटेम्प्ट करने बैठ गए तो आपको हमेशा ट्रिक नोट करना है। जो चीज करना है उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लो, जो नहीं याद होता उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। समझ में आया। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब करिएगा। ठीक, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सवाल में पूछ सकता है कि योग दिया है, अंतर दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ लिया, तो गुणनफल निकालने के लिए बड़ी संख्या छोटी संख्या पहले निकालेंगे, तब उसके बाद हम गुणनफल निकाल पाएंगे। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में जब हम PYQ करेंगे ना 100 क्वेश्चन का, तो उसमें तरह तरह के प्रश्न करेंगे, तो कुछ जो टाइप यहाँ नहीं भी पढ़े होंगे ना, वहां सीख भी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक आता है गणित के अंदर जो पूर्ण संख्या होता है उसके 4 मौलिक, है ना, गणितीय संक्रियाएं होती है। सबसे पहला होता है यहाँ पे आपका
ध्यान दीजिएगा, एक आपका संवरक नियम है, ठीक है। संवरक नियम क्या करता है, देखिएगा। अब देखिए, हम इससे पहले ना पूर्ण संख्या और पूर्णांक इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है पूर्ण संख्या के आधारभूत संक्रियाओं के बाद, तो सबसे पहला टॉपिक आता है संवरक नियम। अब संवरक नियम दोनों चीज के चार, आपके पास चार ऑपरेशन है। कौन कौन से ऑपरेशन चार होते हैं आपके गणित के अंदर? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक गुणा होता है ना, और एक भाग होता है, ठीक है। तो इन सब के लिए संवरक नियम, ये संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, इन सभी के लिए फंडामेंटल ये आधार है। तो संवरक नियम हमारे पास प्लस का और गुणा का, क्रम विनिमय नियम प्लस का गुणा का, साहचर्य नियम प्लस और गुणा का, बंटन नियम प्लस और गुणा का, ये सब सेम होते हैं। प्लस और गुणा के लिए सामान्य काम करता है, लेकिन जो भाग और एक कौन सा बच जाता है, माइनस, घटाव के लिए अलग होता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं चार नियमों को पूर्णतः संतुष्ट करती हैं। इनके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती हैं, मतलब प्लस को और गुणा को, परंतु घटाव और भाग की क्रियाओं के लिए नियम पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो ये चार नियम में सबसे पहला है हमारा संवरक नियम। ये चारों नियम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में वो नियम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा नियम है, उसके सवाल दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा नियम है। तो ये चारों नियम आप याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो सबसे पहला हम लोग चलते हैं यहां पे संवरक नियम। अब हम सबसे पहले जोड़ के लिए देखते हैं, ठीक है, जोड़ के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं गुणा के लिए। जोड़ के लिए संवरक नियम का मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी है तो b प्लस a क्या होगा, समान वैल्यू ही होगा। अगर 2 को 3 में जोड़े और 3 को 2 में जोड़े तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, तो यही है हमारा संवरक नियम। गुणा के लिए भी वही कि अगर हम a इंटू बी करें तो b इंटू ए भी हमारा वही आएगा। समझ में आया? एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको हम लोग क्रम विनिमय नियम भी कहते, क्रम विनिमय नियम कहते हैं, संवरक नियम नहीं कहेंगे। संवरक नियम में ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। संवरक नियम में बस सीधे ही नियम है, उसमें कुछ करने की नहीं है। क्रम, क्योंकि क्रम चेंज हो रहा है ना, ए का बी में हो रहा है, बी का ए में हो रहा है, तो उसके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, तो वो तो क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, है ना। पहले वाले में समझना अलग है। चलिए, इसमें क्या होगा ना, जैसे 3 प्लस 4 केवल जोड़ का नियम है, 7, 16 प्लस 7 ये केवल जोड़ का नियम है। गुणा का नियम क्या होगा, 5 गुणे 3 करिए तो कितना आएगा, 15, 9 गुणे 8 करिए तो ये हमारा, ठीक। तो ये संवरक नियम है, लेकिन इसका क्रम विनिमय जो नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकेंड वाला आता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम की तरफ, क्रम विनिमय में जो प्लस जोड़ के लिए होता है वो a प्लस बी और b प्लस ए होता है, ठीक है। और गुणा करने के लिए a इंटू बी और b इंटू ए होता है, ठीक। चाहे 3 गुणे 4 करिए और चाहे 4 गुणे 3 करिए, जोड़िए, जोड़ करिए, सॉरी जोड़ करिए, और चाहे 3 गुणे 4 करिए और 4 गुणे 3 करिए, तो बात एक ही है।
ठीक है। तो ये क्रम इनका परिवर्तित होने पे भी आंसर हमारा सेम रहेगा। तो ये क्रम विनिमय नियम है। फिर आता है इसके बाद साहचर्य नियम, चौथा नियम, तीसरा नियम है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को क्या कहते हैं इंग्लिश में जी? जी हाँ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय को हाँ, कम्यूटेटिव लॉ है ना, क्रम विनिमय नियम। और ये एसोसिएटिव लॉ, यही बोलते हैं ना। तो साहचर्य नियम में क्या आएगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास इस देखिएगा ए होगा ब्रैकेट में बी प्लस सी होगा इस तरह, और फिर ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी होगा। ये जब भी दिया रहेगा ऐसे, तब समझ जाना कि ये क्या है, साहचर्य नियम। ठीक है, इसमें जैसे मैंने जोड़ दिया 2 3 + 5, और इसमें अगर मैंने जोड़ दिया 2 + 3 = +5, तो ये इनका आंसर कितना होएगा, सेम आएगा 2 + 8, और इधर भी 5 + 5, तो इधर भी 10 और इधर भी 10। ठीक है, तो ये हमारा साहचर्य नियम हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम लोग बंटन नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि बंटन नियम। ठीक है, बंटन नियम, बंटन नियम। इसमें क्या होता है, इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, देखो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ और ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ, और प्लस साइन। तो जैसे हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस, नीचे भाग जाता है, 3 + 5, और 2 इंटू 3 कर दे प्लस 2 इंटू 5 कर दे, तो देखिए इसका कितना आंसर आएगा 6, और ये 10 कितना आएगा, इसका कितना आएगा, है ना, कितना आया। तो इधर से भी वही और इधर से भी, यानी कि LHS = RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये 4 नियम भी ध्यान में रखने हैं। हाँ, सब्सट्रैक्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ और बातें। अब देखिए यहां पे अब ये बातें भी हमको सीखनी है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, और सवाल भी देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, और ये पूछे गए हैं एग्जाम में, आपके JNV के एग्जाम में पिछले कुछ सालों में, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग 4 चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, है ना, मतलब योग का तत्समक। दूसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जोड़ का। उसके बाद यहाँ पे प्रतिलोम का, मतलब उसका व्युत्क्रमानुपाती, जो हो प्रतिलोम, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, प्रतिलोम कैसे, प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन और इनवर्स एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इन सब चीजों को अब किसको क्या बोलते हैं ये समझते हैं। एलिमेंट ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, कहने का क्या तात्पर्य है, योग का तत्सम। देखिए यहां पे बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है योग, गणित में देखिए, गणित में योग तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, वह संख्या होती है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या नहीं बदलती।
अब सोचिए, अगर मेरे पास कोई संख्या है, मतलब 5 है, इसमें क्या जोड़ दूं कि ये संख्या वही रहे? हाँ, क्या जोड़ोगे? 0। ठीक है, समझ में आया? तो संख्या तो वही मिलेगी, यानी कि 0 जो है वो है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देखिए यहां पे, यदि किसी संख्या a में कोई संख्या b जोड़ने पर फिर से a ही मिलता है, जैसे a में अगर मैं संख्या 0 जोड़ूं और फिर मुझे a मिल जाए, तो b को a का योग तत्समक कहते हैं, यानी कि ये जो होगा वो क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि योग तत्समक होगा। बात समझ में आया? आयुष, सोइए मत बेटा। ठीक है, समझ में आया? बहुत थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही चलेंगे ताकि आप लोगों को नींद ना आए, बहुत नींद आने लगता है आप लोग को। ठीक है, मैथ थोड़ा सा जब जब समझ में नहीं आएगा तो बोरिंग लगेगा, पर उसको जब दिमाग में बैठाने की कोशिश करोगे ना, अभी पहले से पढ़ाई नहीं किए हो तो थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को पैकअप करने में, है ना? क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लेवल थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ेगा। है प्रीवियस की सब चीजें पढ़ के तो आते हो, आए सब लोगों पढ़ के, लेकिन ध्यान नहीं दिए। अब उस चीज पे जब ध्यान दोगे, कॉन्सेंट्रेटेड बनाओगे, तो थोड़ी बहुत नींद तो आएगी, पर आपको उस पर लगे रहना है। आदत बन जाएगी तो अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया योग तत्समक का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा क्या जोड़ूं संख्या में कि संख्या बदले ना, तो क्या जोड़ोगे? 0। तो शून्य ही हमारा क्या हो जाएगा? योग। अब देखिए यहाँ पे गुणा का तत्समक। अब ऐसा क्या गुणा करूं कि संख्या वही रहे? किसी संख्या में किससे गुणा करूं कि मेरा संख्या वही रहे? तो यही हो गया गुणात्मक तत्समक। समझ में आया? अब जैसे मेरे पास कोई संख्या a है, इसमें क्या किस संख्या से गुणा कर दूं कि हमारा a ही रहेगा? तो ये संख्या क्या है? वही 1। तो 1 ही हमारा क्या कहलाएगा? गुणात्मक तत्समक। आया बात समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, बात समझ में आ गया? अब यहां पे दूसरा है, चलिए नेक्स्ट आता है, अभी सवाल करेंगे हम लोग। योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे, गणित में योग प्रतिलोम किसी संख्या का वह संख्या होता है जिससे मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम क्या है? शून्य। हमको वही वाला लेके चलना है। योग तत्समक में 0 है, ध्यान है ना? योग तत्समक में क्या है? 0। और गुणात्मक तत्समक में क्या है? 1। और वही प्रतिलोम में भी ले चलना है। अगर योग प्रतिलोम होगा तो 0 और गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो 1 बनाना है। अब कैसे बनेगा वो देखना है। चलिए देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम कहाँ गया? यही है ना, है ना? अब बताइए यहाँ पे, योग प्रतिलोम में मेरे पास 0 आना चाहिए। अब ऐसा कोई संख्या बताइए जिसमें मैं जोड़ूं। हैंग कर रहा है थोड़ा सा, अभी सही कर लेंगे। ठीक है, योग प्रतिलोम में संख्या में मैं क्या जोड़ दूं कि शून्य आ जाए? अगर मेरे पास 5 रुपया है तो उसमें मैं क्या कर दूं कि शून्य हो जाए? 5 निकाल दूंगा, 5 किसी को दे दूंगा तो मेरे पास शून्य आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो यही है योग प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि a अगर आपके पास 5 है तो उसका योग प्रतिलोम क्या होगा? -5 होगा, यानी कि उसमें मैं -5 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम वह संख्या होती है जो उसे शून्य में बदल देती है। योग प्रतिलोम क्या होगा? वह संख्या होगा जो उसको शून्य में बदल देगा। ठीक, उसके बाद आता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये जो आपको ट्रिक रखा है ना, ये आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, पढ़ के कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक,
गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। गणित में गुणात्मक प्रतिलोम या गुणा का प्रतिलोम किसी संख्या का वह मान होता है जो या जिसे उसे गुणा करने पर परिणाम क्या हो, 1 प्राप्त हो। अब मेरे पास अगर 5 है तो उसमें मैं किससे गुणा कर दूं कि वो मेरे पास 1 बच जाए? हाँ, अब यहां उल्टा सोचिएगा, भाग दे दे, गुणा ही कर, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणा। 5 है तो गुणा किससे करोगे, 1/5 से। भाई 5 अगर नीचे लिखते हो उसको हम गुणे में 1/5 तो लिख सकते हैं ना। तो 1/5 जो होगा वो क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि किसी संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम b है तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1। एक हमारा योग प्रतिलोम है, उस संख्या का योग प्रतिलोम वह संख्या होगा जो उसको शून्य बना दे, और एक गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह संख्या बताइए जिसमें उसमें गुणा किया जाए वो संख्या 1 हो जाए, है ना। तो 4 बातें आपने नोट किया, योग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक योग तत्समक गुणात्मक तत्समक। एक में हमारा क्या था, क्या जोड़ू शून्य हो जाए, है ना, मतलब सॉरी संख्या ना बदले, क्या जोड़ू कि संख्या वही रहे, और एक में क्या गुणा करूं कि संख्या हमारा वही रहे, और एक में क्या जोड़ दूं जिससे हमारा क्या हो जाए, है ना, शून्य हो जाए, और एक में ऐसा क्या गुणा कर दूं कि हमारा संख्या 1 हो जाए। तो ये आपके पास सवाल कितने हैं, 4 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, उसमें से मैं यहाँ पे जो आपको एग्जाम में पूछा गया है 2 आसान है, बाकी ये थोड़ा सा बदलाव के साथ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास 2 सवाल मैंने लेकर आया हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक आपके पास है, निम्न में से कौन सी परमीय संख्या, है ना, परमीय संख्याओं के लिए योग इकाई तत्समक है। योग इकाई तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि संख्या में क्या जोड़ दूं कि संख्या वही रहे। तो आसान है कि नहीं है? हाँ, क्या होगा, किसी भी परमीय संख्या का योग आइडेंटिटी क्या होगा, शून्य ना भाई। कोई संख्या है उसमें क्या जोड़ दूं संख्या वही रहे, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसमें बताओ 0/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणन प्रतिलोम हमने बताया था, अभी बताया हूं, क्या था कि अगर मेरे पास एक संख्या ये है तो इसमें मैं क्या गुणा कर दूं कि मेरा आइडेंटिटी क्या रहे, 1 बना रहे। तो गुणात्मक प्रतिलोम में इसमें क्या होगा, चलो बताओ। यही तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा बाबू। अगर संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, योग प्रतिलोम हमेशा क्या होगा, देखना ये दोनों बातें बहुत गौर करना बेटा, नहीं तो आप तुरंत यहां पे गायब कर दोगे अपना आंसर और बहुत आसान से चला जाएगा। एक में था कि मुझे क्या लाना था, 0 लाना था, तो इसमें जो हमने क्या क्या जोड़ दूं, -a। तो जो ये था ना -a ही हमारा क्या है, योग्य, जी हाँ, योग प्रतिलोम है। बात समझ रहे हो। और एक में था गुणन प्रतिलोम कि a इसमें क्या गुणा करा दे, 1/a, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ये नहीं है, उसमें तो 0 1 है, पर तत्समक वाले में 0 और 1, इसमें जो है योग प्रतिलोम ये माइनस है और 1/a है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर ये a होगा तो इसका गुणात्मक क्या होगा, ध्यान दो, कौन बताएगा मुझे। जी हाँ, अगर ये a है तो इसका बेटा 1/a ही तो होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/0/5। a की वैल्यू कहां रख दिए, नीचे, और जब इसको पलटेंगे तो कहां चला जाएगा, 5/0 हो जाएगा, यही होगा। और शून्य को किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, आप परिभाषित होगा कि नहीं होगा,
तो हमारा आंसर क्या हो गया कि परिभाषित ही नहीं है। कर लेंगे। आयुष सोते रहोगे बेटा आज? आगे बात समझ में? कुछ छोटा मोटा ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ हूं, ये आप देख लेना। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले फायर ट्रिक्स, हमारा पहला क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? पहला ट्रिक अगर आप यहां पे देखें तो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के बीच योगफल ज्ञात करना हो। और ये बात हम लोगों ने पहले भी सवाल को सॉल्व कर लिया। इस तरह के सवाल को हम लोगों ने सॉल्व, उसी सवाल को जो हम फॉर्मूले में कर रहे थे एक शॉर्ट ट्रिक्स बना दिया कि आराम से आप याद कर लो उस चीज को। अभी देखना, एक प्रश्न यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास प्रश्न है कि 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच, ध्यान देना, 50 से 100 के बीच, ना कि 50 और 100, यानी कि 51 से लेकर के आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। सवाल समझ में आया? तो आप क्या लगाओगे? हम लोगों ने एक सवाल किया था बेटा यही वाला, अगर आप लोगों को ध्यान हो, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था सवाल, औसत निकालना था और गुणे संख्या पता करना था। और औसत निकालने के लिए मैंने क्या सवाल बताया था? फॉर्मूला अंतिम प्लस प्रथम, है ना, कि माइनस प्रथम प्लस बटे 2, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? औसत। और संख्या निकालने के लिए मैंने क्या किया था? अंतिम माइनस प्रथम बटे सर्वांतर, याद है, और प्लस 1 जोड़ दिया था। यही तो करके हम लोग क्या निकाल ले थे? योग निकाल ले रहे थे। और अभी भी इस प्रश्न को अगर आप करेंगे ना तो वही निकलेगा। ध्यान देना, मैं उसी को और समरी में कर दिया हूं, और छोटा कर दिया हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां भी तो वही कर रहा है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 है, सबके है ना बटे 2। अगर हम इसको कर देंगे तो इसको ऊपर ले जाके लगा सकते हैं ना, बटे 2 सबके लिख सकते हैं भाई। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 गुणे ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बटे 2, है ना। तो ये तो हम पूरा यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे वही सवाल है। अब ध्यान दो ना, मेरा यहाँ पे प्रश्न क्या है। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बना हुआ कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। अब देखो अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम लगाएं तो पहले शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं फिर उसके बाद लगाते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे देखो, जगह थोड़ा सा मुझे छोड़ना चाहिए था, मैंने छोड़ा नहीं है जगह। चलो थोड़ा सा मैं जगह स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद करता हूँ। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। अब मेरे पास जगह बन गया है। देखो यहाँ पे कह रहा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या मेरे पास क्या है बेटा? 99, और प्लस प्रथम संख्या क्या है? 51 है, 51, और बटे 2 कर दो। ठीक है, अब अभी ऐसे नहीं करो, ठीक, ऐसे करो। और उसके बाद गुणे में है अंतिम संख्या और माइनस प्रथम संख्या से 1 कम। अंतिम संख्या क्या है? 99 और माइनस 50। 51 से 1 कम कितना होगा? 50, बटे 2 कर दिया। अब आप देखो ये बटे पूरे का है, क्योंकि एक्चुअली इसमें लिखा नहीं जाता है, लिख नहीं मिलता है बटे में, तो ये ऐसे लगा दिया गया। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दो, 99 प्लस 51 कितना हो जाएगा? जोड़ के बताओ। हाँ, 150, 150 हो गया, इंटू 99 से 50 घट जाएगा तो कितना आएगा? 49, है ना, बटे 2। अब इसको काटो, 75 दूना, है ना, तो 75 गुणे 49 करिए, कितना आएगा आंसर?
75 गुणे 49, 9 पचे 9 सते 63 और 4 4 पंचे 7 चौक कितना आया है ना 3650। ठीक, अब ये सवाल देखो, अगर इस पे करोगे ना तो ये जो सीरीज है ना 99 माइनस 50 वाली, ये इससे भी आएगी। आप देखो अंतिम संख्या क्या है इसमें 99 ना। देखो यहां पे अगर मैं यही संख्या निकालने वाला बात करता तो मेरे पास क्या आता, 51 से लेकर के 99 तक मेरे पास 49 संख्या ही आते हैं, और वही ये संख्या निकालने का वही फॉर्मूला है। तो देखो अंतिम संख्या मेरे पास कितना आता 99 और माइनस, और पहली संख्या कितने 51, और बटे सर्वांतर कितने का 1 1 का, और प्लस 1 वही जोड़ते। तो इसको जब सॉल्व करते तो कितना आता 48 ना, और प्लस 1 जोड़ते तो कितना आता 49 आती। तो संख्या वही तो आया 49 यहाँ भी, बस लिखने का तरीका अंदाज बदल गया है। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या से 1 कम, डायरेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो अंदाज समझ में आ गया सवाल करने का, और क्या आपको दिमाग में सोचना है शॉर्ट ट्रिक के लिए, बनते उसी में से है, बस आपको बनाने का तरीका। दूसरा सवाल देखिएगा, अब कर लेंगे। अब ये इंटरेस्टिंग सवाल, ये हमेशा आपको नंबर देने के लिए आते हैं, इस सवाल में कुछ करना ही नहीं होता। देखिए जब कभी ऐसा सवाल दिखे कि सीरीज में हो 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में जा रहा है और फिर नीचे घटते क्रम में आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 गया फिर 3 2 1 आ गया, तो इसका योग कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 48 49 50 तक गया, फिर 49 48 फिर रिटर्न होकर 1 आ गया। तो जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो तो योगफल क्या होगा अधिकतम संख्या का वर्ग। तो इसमें अधिकतम संख्या क्या है, तो 50 का वर्ग क्या हो जाएगा 2500। अगर इस सीरीज में बात करें तो ये 4 है, और 4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4 चौका 16, है ना। अगर मैं देखो 1 2 3 भी करता हूं 2 1 करता हूं तो 3 त्रिका कितना होगा 9, और 2 1 3 3 3 6 और 3 9, वैसे भी 9 आ रहा। बन गया कि नहीं बन गया, आसान है, कर लेंगे। चलिए अच्छा, इससे पहले का एक ट्रिक देख लीजिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में मध्यमान विधि से इस सवाल को किया था, याद है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, है ना। लगातार दो छोटी संख्या और बड़ी संख्या, मतलब चारों क्रमागत संख्याएं बताइए क्या है, संख्या बताइए, संख्या का योगफल बताइए। उसको करने का ट्रिक क्या है, छोटा सा फॉर्मूले के थ्रू हम कर लेंगे। अगर आपको दे दिया जाए कि 5 लगातार सम संख्याओं का योगफल 330 है, इस सवाल को हम लोगों ने ऐसे भी किया था, बटे 5 कर देते तो कितना आएगा 66 6 35, तो ये जो यम आता था हमारा क्या आ जाता था 66, ठीक है 66। अब इससे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी, देखो सबसे यहां पूछ रहा सबसे बड़ी, तो लेकिन 5 लगातार, तो इससे पहले ये भी तो सम संख्या है, 2 से डिविजिबल है ना, तो इससे पहले दो सम संख्या कौन सी होंगी, एक होगा क्या 64, एक क्या होगा 62, और इसके बाद की 68 और 70। आई बात समझ, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी आई 70। अब इसी के लिए देखो एक फॉर्मूला यहां बना है, ये तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया फॉर्मूले से। अब हमको डायरेक्ट बड़ी संख्या निकालनी हुई हो, डायरेक्ट बतानी है बड़ी संख्या या छोटी संख्या, ठीक है। फिर हैंग करने लगा, चलिए कीपैड लग रहा है खराब हो गया है माउस का, इसका कीबोर्ड का। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास सीधे सम या विषम संख्या निकालना हो बड़ी से बड़ी, तो योग दिया है और आपके पास संख्या पता है, तो देखिए क्या करना है, बहुत आसान, यही चीज है। तो करना क्या है, योग बटे संख्या, तो योग 330 और बटे 5, तो करोगे कितना आएगा 66। तो जब बड़ी संख्या पूछे तो संख्या में से एक कम इसमें जोड़ दो,
संख्या संख्या कितनी है, 5 है, और 5 में से 1 कम कर दोगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 70 आया कि नहीं आया, बस आंसर आ गया। और अगर आपसे छोटी पूछ लेता तो आपको क्या करना होगा, यही -4 घटा देना, संख्या से 1 घटा देना है और संख्या से 1 जोड़ देना है। मिड वैल्यू में संख्या से 1 घटा करके आंसर करना है और उसमें क्या करना है, जोड़ना है, संख्या से 1 कम करके जोड़ना है और संख्या से 1 कम करके घटाना, बस इतना आंसर याद रखना। तो ट्रिक आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 सवाल खुद से बना लीजिएगा कि अगर ऐसे है सवाल तो मैं ऐसे करके देखता हूं, ठीक है। खुद बनाइए, खुद जोड़ लीजिए, 5 थी क्रमागत संख्या ले लीजिए अपने हिसाब से, अपने मन से 5 संख्या लीजिए, उनको जोड़ करके योग बना लीजिए। अब कैलकुलेटर से बना लिया, लेकिन अब ये दिमाग में आना चाहिए कि बड़ी संख्या कौन सी रही, भूल जाओ कि बड़ी संख्या मैंने ये ली थी, भूल जाओ, और आप बनाओ उसको प्रश्न को, आप खुद बनाओ, खुद चेक करो, ठीक है। तो अभ्यास जितना करेंगे उतना आपका। तो आज के लिए क्लास यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद।